वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि रहने वाला है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो अगर आप बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक फ्लो में करेंगे, जिसमें हम लोग एक कंप्लीट सीरीज़ फॉलो करेंगे। एंड इस सीरीज़ में हम सिर्फ डेफिनेशंस को या फिर पॉइंट्स को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एज वेल एज एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कॉन्सेप्ट भी रहे एकदम क्लियर। ऑलराइट, सो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल यूज़फुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ इस चैनल पर हम कॉमर्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिस्टमैटिकली कवर कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी सीरीज़ कंप्लीट की थी, तो अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर अप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम समझते हैं बिजनेस पॉलिसी होती क्या है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट गाइड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। अब इस डेफिनेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बिजनेस पॉलिसी बेसिकली फ्रेमवर्क या गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस पॉलिसी टेल्स द मैनेजर व्हाट गाइडलाइंस दे शुड फॉलो व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए एक कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है। हर दिन कस्टमर को जो डिफरेंट इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, और उन इश्यूज़ को लेके कस्टमर आएगा मैनेजर्स के पास। तो हर एक जो कस्टमर है उसको डील करने के लिए अब मैनेजर ये बैठ के तो नहीं सोचेगा कि अब मुझे इस कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। जैसे कि हो सकता है कि किसी कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिला हो, किसी को रॉन्ग प्रोडक्ट मिला हो, किसी को प्रोडक्ट लेट डिलीवर हुआ हो। अब अगर कंपनी के पास कोई पॉलिसी नहीं होगी तो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पास डिफरेंट डिसीजंस होंगे। वो सोचेंगे कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय हो सकता है बोले कि चलो यार रिफ़ंड दे देते हैं इसको। दूसरा बोलेगा कि नहीं, रिप्लेसमेंट कर देते, रिफ़ंड क्यों देना है। तीसरा बोलेगा कि कस्टमर को वेट करने देने देते हैं, जब तक पहुंचेगा तब तक पहुंचेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी पॉलिसी बना सकती है कि अगर प्रोडक्ट डैमेज हुआ है तो कस्टमर एक रिप्लेसमेंट के लिए बोल सकता है विद इन 7 डेज। अब एम्प्लॉयज़ के पास एकदम प्रॉपर गाइडलाइन है कि अगर कोई भी कस्टमर ऐसे आता है, उसके पास प्रोडक्ट की कोई ऐसी इशू होती है, तो फिर हम उसको ऐसा बता सकते हैं कि वो रिप्लेसमेंट के लिए कर सकता है। अब हर बार नया डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैनेजर्स को, ना ही एम्प्लॉयज़ को, जो इस सारी चीज़ों को संभाल रहे होंगे। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की सिंपली एक पॉलिसी फॉलो करनी है। यही जो है बिजनेस पॉलिसी का बेसिक पर्पस होता है। सो स्टूडेंट्स, याद रखिए बिजनेस पॉलिसी इज़ बेसिकली क्या है, इट्स अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। अब क्वेश्चन आता है बिजनेस पॉलिसी की नीड क्या है, कि हमें बिजनेस पॉलिसी की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला है, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। मैनेजर्स को पता होता है कि डिसीजन किस ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर लेना है या फिर किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। और अगर वहीं पर बोला जाएगा कि नहीं, सिर्फ हमें अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो एम्प्लॉयज़ उस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो जो पॉलिसी होती है वो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है।
Okay, next it guides decision making. सो मैनेजर्स को डेली बेसिस पर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर एक स्मॉल डिसीजन के लिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाके परमिशन नहीं ले सकता, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है कि हर बार मैनेजर्स जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंच जाए कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसीज़ मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी है कि कस्टमर्स को मैक्सिमम 30 डेज़ का क्रेडिट दिया जा सकता है। अब सेल्स मैनेजर को हर कस्टमर के केस में टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसे पता है कि कितना क्रेडिट दिया जा सकता है। So, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक्ट कैसे करती हैं? एज अ डिसीजन मेकिंग गाइड। अभी नेक्स्ट, इट इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, सिमिलर सिचुएशन में ब्रॉडली हमें एक सिमिलर अप्रोच को फॉलो करना है। अगर सेम टाइप के दो कस्टमर्स हैं, एक को रिफ़ंड मिल रहा है और दूसरे को सिचुएशन में अगर रिफ़ंड मिल सकता था बट नहीं मिल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकती है। सो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को एक कॉमन गाइडलाइंस दे देती हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ वो प्रॉपरली उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लें, और इससे क्या रहती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो पॉलिसी का जो फाइनल पर्पस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना होता है। सपोज कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बना सकती है, जिससे कि जो भी अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, तो फिर हम कस्टमर सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, मतलब उन पे पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। सो पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्लो दिया हुआ है, ठीक है। सो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होता है, फिर बिजनेस पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, मैनेजरियल डिसीजंस, फिर बिजनेस एक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिजनेस पॉलिसी फ्लो। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है हमें अचीव क्या करना है। सो जो अचीव करना है दैट इज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैनेजर्स को किस फ्रेमवर्क में काम करना है, जो कि होगी आपकी पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। अब पॉलिसी के बेसिस पर मैनेजर डिसीजंस लेते हैं, दैट मीन्स मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं। वो जो एक्शंस होते हैं, डिसीजंस मतलब जो आपने ले लिए हो, इससे क्या होता है, बिजनेस एक्शंस होते हैं, ठीक है। और फाइनली अगर पॉलिसीज़ और एक्शंस इफ़ेक्टिव रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकती है। सो ये फ्लो कैसे रहता है? पहले बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है कि हमें किस तरह करना है, उस हिसाब से फिर गाइडलाइंस बनती है, और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड दीज मैनेजरियल डिसीजंस लीड टू बिजनेस एक्शंस। एंड आफ्टर फाइनली अगर पॉलिसी और एक्शंस इफेक्टिव होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्लो है, जो कि है बिजनेस पॉलिसी का फ्लो। अब हम आते हैं सेकंड मेजर कॉन्सेप्ट पे, जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डेफिनेशन को। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले है फॉर्मेटिंग। तो ये सबसे पहला वर्ड है। फॉर्मेटिंग का यहाँ पे मतलब है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी का बनाना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करती है मार्केट में अपॉर्चुनिटी हैं, थ्रेट हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करती है। फिर सेकंड, उसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है।
क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बना लेना इनफ नहीं होता है। सपोज कर लो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू मार्केट में एंटर करना चाहती है। अब क्वेश्चन आता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कौन से एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे। तो ये सब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट है। ठीक है। थर्ड आ जाता है इवैल्यूएटिंग। अब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना होता है कि क्या उन्होंने जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि हमें देखना पड़ता है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई होगी तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम किधर आ रही है, और प्रॉब्लम जहाँ आएगी फिर हम क्या करते हैं, ज़रूरत आने पर हम उसमें करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस इवैल्यूएशन। तो आप ये तीनों वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मुलेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस इवैल्यूएशन। अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस पे। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है एनवायरमेंटल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे कि आ जाते हैं जो आपने पिस्टल पढ़े थे। ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और जो भी कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर एनवायरनमेंट में भी देखो आपके दो तरह के होते हैं। पहला तो जैसे कि आपका हो गई एक्सटर्नल। ठीक है। बिजनेस में एक्सटर्नल एंड वन इज़ इंटरनल। अब इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज़, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस और मार्केटिंग जैसे फैक्टर्स आ सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होता है कि हम अभी किस पोजीशन में हैं, हम कहाँ पर मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब आपने इन्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे उसी हिसाब से। तो एनालिसिस की बेसिस पर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है हमें क्या अचीव करना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। फिर थर्ड आ जाता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब स्ट्रैटेजी को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें स्ट्रैटेजी को एक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, स्ट्रक्चर और सिस्टम डेवलप किया जाता है और स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट की जाती है। फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। फाइनली अब ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि जो हमने सोचा था क्या हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मैनेजमेंट एक करेक्टिव एक्शंस लेगी। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बल्कि एक तरह की पूरी कंप्लीट साइकिल है जो कि स्टार्ट होती है किससे, एनालिसिस से स्टार्ट होती है। उसमें आप फिर फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रैटेजी एंड फाइनली स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होने के बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है एंड देन इवैल्यूएट होता है। तो आप अगेन उसको यहीं पर लिख सकते हैं प्रोसेस में। सबसे पहले क्या किया हमने, एनालिसिस किया किसका, एनवायरनमेंट का। अब इन्वायरमेंट में भी दो तरह के इन्वायरमेंट थे, पहला जैसे इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमने पूरा एनालाइज किया फर्स्ट, फिर उसके बाद हमने एनालाइज के लिए उसके बेसिस पे हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है। फॉर्मुलेशन हो गया, उसको हटाओ, सीधा फॉर्मुलेशन लिखते हैं। ठीक है। तो आपको याद रहेगा फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन करने के बाद हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद इम्प्लीमेंट भी तो किया है, इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने क्या किया है, इवैल्यूएट किया है। इवैल्यूएट करने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल या फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्राइमरी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना है। गोल्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल भी हो सकते हैं, फिर मार्केट रिलेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन अपने आप को क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बेटर क्वालिटी के थ्रू compete कर रही होती है, कोई लो कॉस्ट दे के compete कर रही है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना के compete कर रही है। लेकिन सस्टेनेबल का मीनिंग है कि एडवांटेज सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन उस एडवांटेज को रीजनेबली लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सके। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टूडेंट्स, अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बिजनेस पॉलिसी वर्सेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है कि जो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जबकि जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था। फिर बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो इट हेल्प्स इन बेसिकली गाइड्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, वेरेज जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंट्स एंड इवेलुएट्स द स्ट्रैटेजी, जो आपका पूरा प्रोसेस था। फिर बिजनेस पॉलिसी में इट इज़ पॉलिसी ओरिएंटेड, जबकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड। ये बहुत ही बेसिक और इसी पॉइंट्स आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात की बिजनेस पॉलिसी की तो इस फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उसको एक बार बनाई है, फिर आप वही पॉलिसी फॉलो करते हुए, मतलब सबके लिए वही सेम पॉलिसी फॉलो हो रही होती है। वहीं जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे फोकस करती है, तो वो अपना थोड़ा चेंज करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो फिर चेंज होता रहता है। फिर इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी जो होती है नॉर्मली रिलेटिव रहती हैं, वेरे जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और हमें जो डिसीजंस है वो उसी हिसाब से लेने पड़ते हैं, इसलिए कंटिन्यूसली चेंजिंग इन नेचर होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो उससे पहले अ, अगर अभी तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो क्लियर हो गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम इस कंप्लीट सब्जेक्ट को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस के फॉर्म में नहीं, बल्कि एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले इट्स फ्यूचर ओरिएंटेड। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट को सिर्फ अपना प्रेजेंट परफॉर्मेंस नहीं देखना होता, उसके साथ साथ उसको फ्यूचर भी एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर पे मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो मैनेजमेंट को ये भी एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी, कॉम्पिटिटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फोकस फ्यूचर पर भी होता है। नेक्स्ट इट्स गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यहाँ पे इसका मतलब है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है गोल्स के बिना मीनिंगफुल नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल्स अगर सेल्स इंक्रीज़ करनी है या तो मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, तो ये सारी चीज़ों को अपना पूरा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक नहीं है नेचर में, वो भी डायनेमिक है। उसी वजह से हमें अपनी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि आज जो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो ही स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहे। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कस्टमर्स की जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर आ जाता है कंटिन्यूस इन नेचर। कंटिन्यूस नेचर इसलिए बोला है क्योंकि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है,
ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहती हैं, स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करती रहती हैं, इम्प्लीमेंट करती रहती हैं, उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करती रहती हैं, और कोई चेंज आता है, मतलब चाहिए होता है, तो फिर उसके हिसाब से चेंज या फिर कह सकते हैं करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड। इसका मतलब है कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मेजर स्ट्रैटेजी डिसाइड की है तो जो भी सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे, जैसे कि एचआर हो सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब को मिलके उसको सपोर्ट करना होगा। इसलिए जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो क्या है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड। फिर आ जाता है एनालिटिकल। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एनालिटिकल भी होता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के पास जो भी डेटा होता है, इंटरनल सोर्सेस होते हैं, कैपेबिलिटीज़ होती है, उस सबको एनालाइज करने होता है। ठीक है, सो एनालिटिकल रहता है ये। फिर आ जाता है एक्शन ओरिएंटेड। अब ये जो फाइनली एक्शन ओरिएंटेड इसको बोला गया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ इनफ नहीं होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी सिर्फ इनफ नहीं होता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि और भी चीज़ें उसमें कैसे करनी है। ठीक है, मतलब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, थिंकिंग प्लस डिसीजन प्लस एक्शन प्लस इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो मैं ये फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जितने भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं उनको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बचा हुआ अभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।